India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपको बता दें कि ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर 27 फरवरी तक का जो रोक है उसे बढ़ा दी है। बताया भी जा रहा है कि ये रोक यति नरसिंहानंद के अपमानजनक भाषण पर कथित एक्स पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में लगाई गई है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति के बाद राहत बढ़ाई है। मामले की सुनवाई 19 तारीख को पूरी नहीं हो पाने की बात सोमवार को होनी थी। हाई कोर्ट के समक्ष एडिशनल एडवोकेट जनरल मजनीश गोयल के नेतृत्व में सरकार ने तर्क दिया कि जुबैर ने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से एक नैरेटिव बनाया और जनता को भड़काने का प्रयास किया। उन्होंने जुबैर के एक्स पोस्ट के समय पर भी सवाल उठाया और तर्क दिया कि तथ्य जांचकर्ता में आग में घी डालने का काम किया है। और दूसरी ओर जुबैर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दिलीप कुमार का तर्क है कि जुबैर ने तथ्य जांचकर्ता के रूप में अपने पेशेवर दायित्व के तहत पोस्ट किए हैं। इस तरह के पोस्ट भारतीय न्याय संहिता या भारतीय दंड संहिता के तहत किसी भी अपराध के अंतर्गत नहीं आते हैं। जुबैर के वकील की दलीलों में से एक ये है कि एक्स पर मेरी पोस्टिंग से उनके मुवक्किल ने यति नरसिंहानंद के कथित विवादास्पद भाषण का उल्लेख करके उनके आचरण को उजागर करने के साथ ही अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया। और न केवल उन्होंने बल्कि कई नए लेखों और सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी उसी मुद्दे के बारे में एक्स किया था। बता दें आपको कि जुबैर पर अक्टूबर 2024 में गाजियाबाद पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें विवादास्पद पुजारी यति नरसिंहानंद के सहयोगी की शिकायत के बाद उन पर धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप लगे। जुबैर ने एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद में धारा 152 बीएनएस का अपराध जोड़ा गया। हाईकोर्ट के समक्ष उनके वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि जुबैर के खिलाफ धारा 152 बीएनएस सहित कोई भी धारा नहीं बनाई गई, क्योंकि उनके पोस्ट में इरादे की कमी थी, जैसा कि एफआईआर में आरोप लगाया गया। उन्होंने ये भी प्रस्तुत किया कि उनके पोस्ट की कोई भी सामग्री उनके भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार से परे नहीं थी। वह केवल पुलिस अधिकारियों से पूछ रहे थे कि एफआईआर दर्ज करने के बाद कथित अपमानजनक भाषण के निर्माता के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं नीतीश कटारा हत्याकांड से जुड़ी हुई अगली खबर है। बता दें आपको कि नीतीश कटारा हत्याकांड के मामले में दोषी सुखदेव पहलवान की रिहाई के मामले के साथ ही इस मांग में जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के होम सेक्रेटरी की चेतावनी उनको देते हुए कहा है कि इस मामले में अगर जानबूझ के गलती की गई होगी तो दरअसल हम अपमानना जो है उसकी कार्रवाई भी कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी सुखदेव पहलवान की 20 साल की सजा पूरी होने के बाद रिहा नहीं किए जाने पर दिल्ली के होम सेक्रेटरी से जवाब देने को कहा है।
कोर्ट ने दिल्ली के होम सेक्रेटरी को 28 फरवरी तक अपना हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई 1 मार्च से तय कर दी है। दरअसल नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में विकास यादव के साथ सुखदेव पहलवान को भी 20 साल की सजा हुई थी। फिलहाल उसको मिली 20 साल की सजा पूरी होने के बाद उसकी रिहाई नहीं हुई है और उसने अपनी रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। और अगली खबर भीलवाड़ा खदान मामले से जुड़ी हुई है। बता दें आपको कि भीलवाड़ा खदान मामले में राज्य सरकार यानी कि राजस्थान सरकार को ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत यहां पर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए भीलवाड़ा खदान विवाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद राज्य पुलिस को मामले की जांच जारी रखने का अधिकार होगा और राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सुनवाई के दौरान कहा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच का आदेश देना अनुचित है, क्योंकि सीबीआई जांच का आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए और इसे राज्य पुलिस जांच का नियमित विकल्प नहीं बनाया जा सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में स्पष्ट किया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि राज्य पुलिस पूरी तरह से सक्षम है और मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। दरअसल भीलवाड़ा के खदानों में व्यापारिक साझेदारी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें खनन कंपनियों के स्वामित्व, शेयर होल्डिंग और वित्तीय लेन देन को लेकर कई एफआईआर दर्ज की गई है। मौजूदा मामले से जुड़े हुए एफआईआर में आरोप है कि 2018 से 21 के बीच में एक किराए के समझौते की जालसाजी की गई थी और खदान उपकरणों की चोरी हुई थी, जिसकी एफआईआर 2024 में दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि उसके जांच का जो दायरा है, न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी की है। बताया भी जा रहा है कि आयोग अब जान माल के नुकसान की जांच करेगा और अगर कोई नुकसान हुआ और कोर्ट को बताया गया है कि आयोग भगदड़ के दौरान जान माल के नुकसान के बारे में स्वास्थ्य सेवा प्रशासन के साथ मेला प्रशासन को जिला प्रशासन के समन्वय भी जांच करेगा। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ के समक्ष ये बयान दिया गया है, जिसने प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ के बाद लापता लोगों के संबंध में जनहित याचिका दाखिल की और जनहित याचिका की पिछली सुनवाई के दौरान ही राज्य सरकार को आयोग का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया। बता दें कि अधिवक्ता ने बताया कि उनके पास एम्बुलेंस चलाने वाले लोगों के वीडियो हैं, जिन्होंने बताया कि वे कितने लोगों को अस्पताल लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि आधिकारिक बयानों में सेक्टर 21 और महाकुंभ मेला के आसपास के अन्य इलाकों में कोई भगदड़ का उल्लेख भी नहीं किया गया। इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि जनहित याचिका में की गई सभी प्रार्थनाओं पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक आयोग विचार कर रहा है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की, आयोग के दायरे में ये शामिल नहीं है कि भगदड़ के दौरान क्या हुआ था। इसे देखते हुए जांच के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव सुरेश चंद्र पांडे की ओर से दाखिल जनहित याचिका में महाकुंभ में भगदड़ के बाद लापता हुए व्यक्तियों का विवरण एकत्र करने के लिए न्यायिक निगरानी समिति के गठन की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने कहा है कि कई मीडिया पोर्टल ने राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर बताई गई मौतों की संख्या पर विवाद किया है।
और अब खबर मुंबई आईटीएटी से जुड़ी हुई। दरअसल बता दें आपको कि मुंबई आईटीएटी पूरे मामले में शीर्षक स्काईलाइन मेंशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त मामले पर सुनवाई हुई। स्काईलाइन मेंशंस प्राइवेट लिमिटेड ने पुनर्मूल्यांकन को चुनौती दी है और ये तर्क दिया गया है कि ये राय में बदलाव पर आधारित था और पुनः प्रकटीकरण के बावजूद 4 साल बाद आयोजित किया गया था। ट्रिब्यूनल ने निर्धारित तर्क के पक्ष में फैसला सुनाया, पुनः मूल्यांकन को अमान्य और जोड़ को अवैध घोषित कर दिया। सुनवाई को करीब से फॉलो कर रही मुंबई से इंडिया लीगल रिसर्चर ध्वनि मजीठिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। आइए उनसे इस केस के बारे में जानते हैं। ध्वनि, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी ध्वनि, पूरा मामला क्या विस्तार से बताएं। स्काईलाइन मेंशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एक टैक्स डिस्प्यूट के बारे में है जो सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 148 के तहत रीअसेसमेंट नोटिस से शुरू हुआ। एओ ने असेसमेंट ईयर 2009-10 के लिए रीओपन किया, ये कहकर कि असेसी ने महाराष्ट्र वैट का 8,44,691 का डबल रिडक्शन क्लेम किया है, एक बार असेसमेंट ईयर 2008-9 में और दोबारा असेसमेंट ईयर 9-10 में। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था, क्या असेसमेंट वैलिड था जबकि ओरिजिनल असेसमेंट सेक्शन 147 के तहत कंप्लीट हो चुका था और असेसी ने पूरे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज कर दिए थे। असेसी का ये कहना था कि रीओपनिंग 4 साल बाद की गई और सेक्शन 147 के प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग जब तक असेसी ने कोई मैटर फैक्ट छुपाए नहीं थे, ये रीअसेसमेंट अलाउड नहीं है। एओ ने ये कहकर सिर्फ अपना ओपिनियन चेंज किया था, जो लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड ग्राउंड नहीं है। एओ ने 8,44,691 का एडिशन सेक्शन 43B के तहत किया, जो फैक्चुअली इनकरेक्ट था क्योंकि असेसी ने असेसमेंट ईयर 2008-9 में महाराष्ट्र वैट का कोई डिडक्शन क्लेम नहीं किया था। ट्रिब्यूनल ने फैसला एसएससी के फेवर में दिया, कहकर कि रीओपनिंग वैलिड नहीं थी और डबल डिडक्शन का आरोप गलत था। 8,44,691 का एडिशन इलीगल था, इसीलिए एओ का ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका ध्वनि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुंबई आईटीएटी में शीर्षक स्काईलाइन मेंशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त मामले पर सुनवाई हुई। बता दें कि स्काईलाइन मेंशन प्राइवेट लिमिटेड ने पुनः मूल्यांकन को चुनौती दी है। ये तर्क दिया गया है कि ये राय में बदलाव पर आधारित था और पूर्ण प्रकटीकरण के बावजूद 4 साल बाद आयोजित किया गया था। ट्रिब्यूनल ने निर्धारित के पक्ष में फैसला सुनाया, पुनः मूल्यांकन को अमान्य और जोड़कर अवैध घोषित कर दिया। बता दें कि इस मामले को करीब से फॉलो कर रही ध्वनि, उन्होंने तफसील से जानकारी आपको दी है। वहीं जमानत मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज, आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है और दिल्ली हाई कोर्ट के अग्रिम जमानत याचिकाओं के निपटारे के आदेशों पर कड़ी असहमति जताई है। जज ने कहा है कि व्यवहारिक रूप से दोषी सिद्धि आदेश है, जो कि ट्रायल कोर्ट को दोषी ठहराने के लिए कारण बताते हैं। जस्टिस कांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने प्रैक्टिसिंग सर्जन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी और बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के 34 पृष्ठ के आदेशों के अनुसार उन्हें और उनकी मां को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया गया, जिसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदकों के खिलाफ प्रस्तुत किए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। इसमें एक सुनियोजित वित्तीय धोखाधड़ी शामिल है, जिसमें परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में धन का दुरुपयोग हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में तथ्य प्रकृति के अंदर चिंताजनक है और आरोप यह है कि आरोपी व्यक्ति जो एक ही परिवार के सदस्य हैं, यानी पिता, माता और बेटे और बहू ने शिकायतकर्ता कंपनी के धन को निकालने और डाइवर्ट करने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची है। वास्तव में उन्होंने शिकायतकर्ता कंपनी के दूसरे व्यक्तित्व का इस्तेमाल किया है और शिकायतकर्ता कंपनी के व्यवसाय में लूट की है। इस तरह के अपराध वाणिज्यिक और
आर्थिक दुनिया के लिए बहुत गंभीर हैं और इन्हें अत्यंत गंभीरता से देखा जाना चाहिए। आरोपी व्यक्ति इतने करीबी रिश्तेदार हैं कि एक दूसरे को बचाने के लिए उनके द्वारा सही जानकारी न देने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके लिए पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा है कि याचिकाकर्ता के पिता ही याचिकाकर्ता और उनकी मां के माध्यम से संबंधित फर्म चला रहे थे। उन्हें 7 महीने की हिरासत के बाद जमानत दी गई और फिर भी याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट ने उनके पिता के बराबर माना और अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि वह 5 मौकों पर जांच में शामिल हुए। अदालती प्रश्न पर लूथरा ने आगे बताया कि मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। उनकी सुनवाई करते हुए पीठ ने प्रतिवादी अधिकारियों को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। वहीं विशाल शाह बनाम मोनालिसा गुप्ता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान काफी कुछ निकल के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा के तहत कार्रवाई में किसी पक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी कार्रवाई अर्ध आपराधिक प्रकृति की होती है। विस्तृत रूप से बताते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई का कोई दंडात्मक परिणाम नहीं होता, सिवाय इसके कि जब अधिनियम की धारा 31 के तहत सुरक्षा आदेशों का उल्लंघन होता है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता पति और प्रतिवादी पत्नी के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ कई कार्रवाई दर्ज की गई है और ऐसी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप अपीलकर्ता का पासपोर्ट जो अमेरिका में रह रहा था जब्त कर लिया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता, उसकी सास और 5 अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दायर घरेलू हिंसा के ऐसे ही मामले में अपीलकर्ता को नोटिस जारी किया गया। हालांकि जब मामला फिर से सूचीबद्ध हुआ तो अपीलकर्ता के उपस्थित न होने के कारण न्यायालय ने अधिकारियों को प्रत्यर्पण किया और आरंभ करने का निर्देश दिया। जब इसे चुनौती दी गई तो हाईकोर्ट ने इस आदेश को पुष्टि की है और इस प्रकार वर्तमान अपील दायर की गई। न्यायालय ने नोट किया है कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता की भौतिक उपस्थिति का निर्देश देकर घोर गलती की है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि हम देख सकते हैं चूंकि डीवी एक्ट के तहत कार्रवाई अर्ध आपराधिक प्रकृति की है, इसीलिए इन कार्रवाइयों में अपीलकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता का कोई औचित्य नहीं हो सकता। इसके अलावा न्यायालय ने अपीलकर्ता के पासपोर्ट की जब्ती के कारण भारत की यात्रा करने में असमर्थता की ओर भी इशारा किया है, वहां पर भी ध्यान दिलाया है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए और तर्क संगत आदेश पारित करना चाहिए। न्यायालय ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि अपीलकर्ता के पासपोर्ट को जब्त करना स्पष्ट रूप से अवैध था। इस संबंध में ऐतिहासिक निर्णय मेनका गांधी बनाम भारत संघ और अन्य का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा है कि अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। कार्रवाई के दौरान ही अपीलकर्ता ने भी याचिका दायर की, जिसमें न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करते हुए विवाह को अपूर्ण टूटने के आधार पर समाप्त करने की मांग की गई है। मामले के तथ्यों पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने पाया कि दोनों पक्ष यूएसए में 80 दिनों की छोटी अवधि के लिए साथ रहे और तब से अलग अलग रह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कई मामले दायर किए हैं, जिसमें आपराधिक क्रूरता, वैवाहिक अधिकारों की बहाली और घरेलू हिंसा से संबंधित मामले शामिल हैं। इसके अलावा न्यायालय ने कहा है कि पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के प्रयास असफल रहे। इसके आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मामला विवाह के अपूर्ण विघटन का है।
तहत कार्रवाई की अंदर किसी भी पक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। फॉरेन ट्रिब्यूनल की जानकारी देंगे इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर, सुनिए। कभी सोचा है कि भारत में अथॉरिटीज कैसे डिटरमाइन करती हैं कि कोई व्यक्ति फॉरेनर है या नहीं? फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स, जो कि फॉरेनर्स ऑर्डर 1964 के तहत बनाई गई क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, उनका काम है किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप स्टेटस डिसाइड करना। खासकर असम जैसे राज्यों में जहां इलीगल इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा है। इनका प्राइमरी फंक्शन है सबूतों का मूल्यांकन करना और ये तय करना कि कोई व्यक्ति इलीगल इमिग्रेंट है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रिब्यूनल्स के अधिकार क्षेत्र को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। कोर्ट ने कहा कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के पास अपने खुद के फैसले को रिव्यू या ओवरटर्न करने की पावर नहीं है, जिसमें इनके जजमेंट्स की फाइनलिटी को जोर दिया गया है। ये फैसला रजिया खातून के केस से जुड़ा है, जो तेजपुर असम की रहने वाली हैं। उनके खिलाफ अलग अलग बेंचेस के समक्ष मल्टीपल प्रोसीडिंग्स हुई। पहले 2018 में उन्हें इंडियन सिटीजन डिक्लेयर किया गया था, पर 2019 में उनके खिलाफ एक नई प्रोसीडिंग्स शुरू की गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी रूप से अस्वीकार कर दी। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल और गुवाहाटी हाई कोर्ट दोनों के आलोचना की। उन्होंने एक पहले से सेटल केस को दोबारा खोलने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार अगर किसी को सिटीजनशिप अफर्म हो गई है तो बिना नए और वैलिड ग्राउंड्स चैलेंज नहीं दिया जा सकता। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.